हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग संविधान के अनुच्छेद से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 445, 392, 546 या फिर 395। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद जोड़े जाते हैं उन्हें मूल अनुच्छेदों में ही उपखंड के रूप में समायोजित कर दिया जाता है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग जोड़ने पर कुल अनुच्छेदों की संख्या लगभग 450 है, परंतु मूल अनुच्छेद 395 ही रहेंगे। तो कितने अनुच्छेद हैं? 395, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 2, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 4 के अंतर्गत। तो भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी उपबंध करता है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां संबंधी प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन किस तरीके से करता है? अर्ध संघीय राज्य के रूप में, संघीय राज्य के रूप में, एकीकृत राज्य के रूप में या फिर राज्यों के संघ के रूप में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के संघ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो अभी हमने आपको बताया राज्यों का संघ यानी राज्यों का एक समूह। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नागरिकता से संबंधी नियम बना सकती है? अनुच्छेद 8 के अंतर्गत, अनुच्छेद 9 के, अनुच्छेद 10 के या फिर अनुच्छेद 11 के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 या फिर अनुच्छेद 34। तो किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल है। यानी भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल तथा भारत सरकार के अंतर्गत जितनी भी स्थानीय और प्राधिकारी हैं वे सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 12, 351 तथा 356 से,
अनुच्छेद 12, 151 तथा 156 से, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से, अनुच्छेद 21, 24 तथा 25 से। तो किन किन अनुच्छेदों से न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त होती है सर्वोच्च न्यायालय को? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 251 और 254 में संघीय और राज्य विधियों में विसंगति होने पर राज्य विधियों के शून्य होने का प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 8, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246 या फिर उपरोक्त सभी? तो कौन से वह अनुच्छेद हैं जो संसद तथा राज्य व्यवस्थापिका की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में हैं? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 20, अनुच्छेद 18 से 22 या फिर अनुच्छेद 22 से 26? तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 में क्रमशः विधि के समक्ष समानता, यानी अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें वाक एवं विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 कारखानों एवं जोखिम भरे कार्यों में बालकों के नियोजन पर रोक लगाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मौलिक अधिकार से जुड़े हुए 12 से 35 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार का वर्णन है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 मैच कौन सा नहीं है आपको बताना है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या समानता का अधिकार 14 से 18 तक है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23-24 में है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है? और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। तो कौन से इसमें से सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 23-24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25 से 28 तक। और 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है और अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। वे कौन से हैं? अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19 और अनुच्छेद 13 से 17। तो कौन से आर्टिकल्स में समानता का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? व्यक्ति को, केंद्र को, सामाजिक समूह को या फिर राज्यों को? तो किसको विशेषाधिकार देती है? केंद्र को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए केंद्र सरकार को विशेषाधिकार देती है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान इन 5 आधारों के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? समानता के अधिकार के अंतर्गत 14 से लेकर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अभी हमने बात की अस्पृश्यता के अंत से। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 17 के द्वारा, अनुच्छेद 18 के द्वारा, अनुच्छेद 19 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 20 के द्वारा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? सभा की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या फिर निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता? तो कौन सा एक नहीं दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 अधिकार दिए गए हैं उसमें? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण बिना हथियार निरायुध मतलब बिना हथियार सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अवाग संचरण की स्वतंत्रता यानी आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य क्षेत्र में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। पांचवा क्या है? राज्य क्षेत्र में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। छठा क्या है? कोई भी वृत्ति यानी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, और इसमें धर्म की स्वतंत्रता की कोई बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30। तो राइट आंसर क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 23 और 24। भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं।
समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 19, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 28 में, 29 में, 29 और 30 में या फिर 30 में? तो अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। इस प्रकार अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या फिर अनुच्छेद 31? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 या फिर अनुच्छेद 32? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 32। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों का संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो अनुच्छेद 32 में कुल कितने प्रकार की रिट हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। अनुच्छेद 32 के अनुसार नागरिक मूल अधिकार लागू कराने के लिए न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडामस, प्रतिषेध लेख यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेक्षण यानी सर्टियोरी, अधिकार परीक्षा लेख यानी क्यूबरंटो। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 या फिर अनुच्छेद 42? तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 क? तो कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन की बात की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि को सुधारने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है?
अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 51। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं जीव संगठनों के संरक्षण की बात है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का वर्णन है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 53। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से कौन सा आर्टिकल जुड़ा है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 51। तो कौन सा वो अनुच्छेद है जो पंच निर्णय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 380। तो भारतीय विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो वही क्वेश्चन रिपीटेड है, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49, 50, 52 या फिर 51A। तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56, 57, अनुच्छेद 53, 54, अनुच्छेद 58, 59, अनुच्छेद 65, 66। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 56, 57। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। और अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद पर पदस्थ व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद अवधि की वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 57 या फिर अनुच्छेद 59। तो महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की परिलब्धियां और उसके भत्ते उसके कार्यकाल में से घटाए नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? अनुच्छेद
74वां, 76वां, 78वां या फिर 80वां? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, अनुच्छेद 76 के, 78 के या फिर 80 के? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसमें एक महत्वपूर्ण उपबंध जोड़ा गया जिसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही वह कार्य करने को बाध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या फिर अनुच्छेद 74? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 78 में या फिर अनुच्छेद 75 में? तो राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 78। भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 109 या फिर अनुच्छेद 249? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 109। संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है और धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? अनुच्छेद 110 में। विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है 109 में और परिभाषा है 110 में। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? 260 का, 355 का, 109 का या फिर 365 का? तो वित्त विधेयक से संबंध किसका है? अनुच्छेद 109 का। क्वेश्चन नंबर 39, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 112 में या फिर अनुच्छेद 113 में? तो धन विधेयक की परिभाषा किस में दी गई है? अनुच्छेद 110 में। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्न या सभी किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है? किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना या बढ़ाना, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा मदे धन प्राप्त करने अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसके निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा आदि। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 122 या फिर अनुच्छेद 121? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है तथा उच्चतम न्यायालय की संरचना की भी बात की गई है। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 थी। वर्ष 2008 में एक अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 रखने का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में कितने हैं? 33 + 1 यानी 34। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों यानी एडहॉक जजेस की व्यवस्था है? 124 में,
आर्टिकल 125 में, आर्टिकल 126 में या 127 में? तो किस में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 127। संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां भी कर सकता है। उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएर थे। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148 में कैग का वर्णन है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से उसी रीति या आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 150 में संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है और अनुच्छेद 147 में निर्वाचन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार है, अनुच्छेद 148 के। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति है, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल का कार्यकाल है, अनुच्छेद 162 में राज्य के महाअधिवक्ता का वर्णन है, अनुच्छेद 153 में मुख्यमंत्री के दायित्व का वर्णन है। तो कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 153 मुख्यमंत्री का दायित्व। यहाँ पर क्वेश्चन गलत पूछा गया है, यहाँ पर होना चाहिए कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन ही ये गलत है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल होगा, ये वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन है और अनुच्छेद 167 में यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री का दायित्व होगा कि वह राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। तो यानी कि ये क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? 160, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 46, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169। तो मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है।
अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 में राज्यों के विधान परिषद के गठन एवं उत्पादन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169 या फिर अनुच्छेद 170। तो विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 257। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 200। तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 50, जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232 या फिर अनुच्छेद 230। तो जिला जज की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अधीन किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।